आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग पदार्थ से आगे का जो भाग है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित क्यों होते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की जो दर है वो क्या है, और उसके साथ ही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इन तीनों बातों की जानकारी अगर हमें है तो हमारा विद्युत धारा की परिभाषा को पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा उसका कोई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ को कि भाई पदार्थ क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैंने बताया कि पदार्थ मूल रूप से तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। पदार्थ अवस्थाओं की खोज और कर ली गई है, एक प्लाज्मा और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। इस प्रकार वर्तमान में पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हो गई है, मूल अवस्थाएं 3 ही है। उसके बाद हमने पांचों अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बीईसी क्या है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो पदार्थ होता है, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, चाहे वो पदार्थ द्रव हो, चाहे वो पदार्थ गैस हो, हर प्रकार का जो पदार्थ है, प्रत्येक प्रकार का पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और प्रत्येक पदार्थ का छोटा जो कण होता है उसको हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अणु के नाम से जानते हैं। अणु को हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल। ठीक है। और अणु से भी छोटा कण किसी पदार्थ का है तो वो कण क्या होता है? परमाणु होता है, जिसको हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। एटम और परमाणु या एटम इतना छोटा कण होता है पदार्थ का कि सामान्य आंखों से हम इसको देख नहीं सकते। इसलिए जो परमाणु है इसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इतना छोटा कण है जिसको सामान्य आंखों से हम लोग देख भी नहीं सकते। ये इतना छोटा कण तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, और ये तीन मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इसके अलावा अस्थायी कण भी होते हैं, लेकिन मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करें तो हमें देखना है कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। उसके बाद परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। और पदार्थ, परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है। सॉरी, पदार्थ बोल दिया मैंने। परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अणु के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको दो बातों के बारे में बता देता हूं कि एक तो होता है, कोई भी पदार्थ होता है या उसका कण होता है तो उसके दो गुणों की चर्चा सामान्यतः की जाती है। एक होता है उसका भौतिक गुण, भौतिक गुण जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से दो प्रकार के गुणों की चर्चा हम लोग नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें भौतिक गुण की, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपके सामने पेन है, इस पेन का रंग आपको काला दिखाई दे रहा है। तो कोई भी वस्तु जैसी बाहर से हमें दिखाई देती है, वो बाहर से जैसी दिखाई दे रही है वो उसका भौतिक गुण होता है। अर्थात भौतिक रूप से कैसी दिखाई दे रही है और इसकी बनावट कैसी है, ये भी इसका भौतिक गुण है। इसका रंग कैसा है, ये भी इसका भौतिक गुण है। तो हम एक शब्द में ये कहें कि किसी भी का या किसी भी कण का बाहर का जो गुण होता है, बाहरी जो गुण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो भौतिक तो हम लोग देख करके बता सकते हैं कि इसका भौतिक गुण ये है। लेकिन दूसरा जो गुण है रासायनिक गुण, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण ये क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए रासायनिक जो गुण होता है किसी भी पदार्थ के कण में, उस रासायनिक गुण को हम लोग प्रयोगों और अनुप्रयोगों के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। अर्थात देख करके हम लोग इस गुण को पहचान नहीं सकते। अर्थात रासायनिक जो गुण होता है, केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक तरीके का आंतरिक गुण होता है। किसी भी कण का कैसा गुण होता है, इस ये एक तरीके का आंतरिक गुण होता है, आंतरिक गुण। ठीक है। और ये जो भौतिक गुण है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाहरी गुण। ठीक है।
तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल आपके पास मैं रखता हूँ कि आपके पास कोई भी बर्तन है, कोई भी पात्र है, दो पात्र है, दोनों पात्रों में से एक पात्र में आपके पास, एक पात्र में छाछ भरी हुई है और दूसरे पात्र के अंदर आपके पास दूध भरा हुआ है। तो छाछ का और दूध दोनों लिक्विड है, छाछ आपको सफ़ेद दिखाई दे रही है तो दूध भी आपको सफ़ेद दिखाई देगा, दोनों आपको सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। अर्थात दिखाई देने वाला जो गुण है उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण। अर्थात छाछ और दूध दोनों का भौतिक गुण क्या है, समान है। लेकिन आंतरिक जो गुण है जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुण, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखोगे कि छाछ को जब आप लोग टेस्ट करते हैं तो छाछ का जो स्वाद है हल्का सा खट्टापन लिए होता है और दूध का स्वाद हल्का सा मीठापन लिए होता है। अर्थात दोनों के आंतरिक गुण अलग अलग है, लेकिन अर्थात आंतरिक गुण का मतलब है रासायनिक गुण दोनों के क्या है, अलग अलग है, लेकिन भौतिक गुण दोनों क्या है, समान है। तो ये भौतिक गुण होता है जो दिखाई देने वाला गुण है, और जो आंतरिक गुण होता है उसको हम लोग रासायनिक गुण बोलते हैं। तो पदार्थ का कितना भी छोटा कण हम लोग तोड़ लें, कितना भी छोटा भाग अगर हम लोग देख लें, तो प्रत्येक पदार्थ के छोटे से छोटे कण के अंदर भी पदार्थ के रासायनिक गुण हमेशा मौजूद रहते हैं। ये एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, रासायनिक गुण पदार्थ के प्रत्येक कण में मौजूद रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे अणु की। किसकी बात करेंगे, अणु की। ये तो एक छोटी सी साइड की बात आ गई, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी था। अब हम बात करेंगे किसकी, अणु की। तो देखिए अणु क्या है, कोई भी उस पदार्थ का एक छोटे से छोटा टुकड़ा हम किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा एक कण हम लोग अलग करें, ऐसे छोटा जो पदार्थ ऐसा ही दिखता हो, जैसा पदार्थ का रंग हो वैसा ही उसका रंग हो, पदार्थ के अंदर आंतरिक गुण जो है वही आंतरिक गुण उसके छोटे से कण में भी आ जाए। अर्थात पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक गुण पाए जाते हैं और पदार्थ के रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। अर्थात दिखाई पदार्थ जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही उसका कण दिखाई दे रहा है, और पदार्थ के अंदर आंतरिक गुण जो रासायनिक गुण मौजूद है वही उसके कण के अंदर भी मौजूद है। तो वो कण क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। अर्थात अणु के अंदर पदार्थ का भौतिक गुण भी पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, भौतिक गुण भी पाया जाता है और रासायनिक गुण भी पाया जाता है। वह कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और अणु की एक विशेषता है कि अणु स्वतंत्र रह सकता है। अणु कैसे रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। अणु कैसे रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें परमाणु की। किसकी बात करें, परमाणु की, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो देखिए पदार्थ का छोटे से छोटा कण अणु है, पदार्थ का छोटे से छोटा कण ही परमाणु है। लेकिन अणु और परमाणु में अंतर ये होता है कि परमाणु हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात दिखाई नहीं देता तो दिखाई देने वाला गुण कौन सा है, भौतिक गुण। अर्थात पदार्थ का भौतिक गुण उसके परमाणु में नहीं पाया जाता है, भौतिक गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन कौन सा गुण पाया जाता है, रासायनिक गुण पाया जाता है। वह कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। और परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, दो परमाणु मिलकर के अणु बनाने का प्रयास करते रहते हैं। अर्थात अणु स्वतंत्र रह सकता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। और परमाणु इतना छोटा कण है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। किसका, सूक्ष्मदर्शी का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक। और परमाणु इतना छोटा कण है जो सामान्य आंखों से हमें दिखाई भी नहीं देता। ये इतना छोटा कण भी तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यहाँ तक की बात मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए अणु। लिखो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक, जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो अलग से,
अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला टॉपिक डालो, परमाणु, एटम। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण पाए जाते हैं लेकिन भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। अलग से पॉइंट डालो और लिखो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। दो परमाणु मिलकर अणु बनाने का प्रयास करते रहते हैं। दो परमाणु मिलकर अणु बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखो आप लोग, थोड़ा सा अणु बनाने का प्रयास करते रहते हैं। एक पॉइंट और लिखो आप लोग, परमाणु को देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। परमाणु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखो, परमाणु, अलग से पॉइंट लिखो, परमाणु, परमाणु तीन मूल कणों, परमाणु तीन मूल कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु तीन मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लिख लिया आपने? तो कितने मूल कणों? तीन मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना होता है? परमाणु बना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अलग अलग जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परमाणु संरचना की। ठीक है, तो परमाणु की संरचना अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लो आप लोग परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, परमाणु संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु की जो संरचना होती है वो कक्षाओं के रूप में होती है, अर्थात परमाणु कक्षाओं के रूप में पाया जाता है। जैसे पहली कक्षा है, पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी कक्षा हो गई, चौथी कक्षा हो गई। इस प्रकार से कक्षाओं के रूप में परमाणु की संरचना होती है। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, कौन सा भाग? केंद्रीय भाग। इस केंद्रीय भाग को हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक या न्यूक्लियस भी इसको अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग नाभिक होता है, इस नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु की कक्षाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परमाणु की कक्षाओं में पाया जाता है। और परमाणु की कक्षाओं में रहते हुए ये जो तीसरा कण है इलेक्ट्रॉन, ये दो प्रकार की गतियां करता है। ये दो प्रकार की गतियां करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में पाया जाता है। कक्षाओं में रहते हुए कितने प्रकार की गतियां करता है? दो प्रकार की गतियां करता है।
दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी करता है? एक है कक्षीय गति और दूसरी है चक्रण गति। दूसरी गति कौन सी है? चक्रण गति। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो नाभिक वाला भाग होता है परमाणु का, ये भाग ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है? ठोस भाग होता है। और ये कक्षाओं वाला जो भाग है ये खोखला भाग होता है जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि अब परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये परमाणु में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको मालूम चल गया। अब एक एक कण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद परमाणु संरचना को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। कब की? 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो आवेश होता है, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। कितना गुलाम होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। अर्थात कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। हम कह सकते हैं कि यह एक ऋणावेशित कण है। यह ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित का मतलब है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज बोल दो, एक ही बात है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी कण है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके द्रव्यमान की। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें। द्रव्यमान, मास। तो इसका जो द्रव्यमान होता है ये 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान। अर्थात जो द्रव्यमान है बहुत ही कम है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है यहाँ। तो हम लोग देखेंगे कि परमाणु का सबसे हल्का जो कण होता है ना, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में। तो देखिए अगला पॉइंट, यह परमाणु का सबसे हल्का कण है। सबसे हल्का कण है। सबसे हल्का कण है। सबसे हल्का कण है। कैसा कण है? सबसे हल्का कण। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? कक्षाओं में। तो देखिए, यह परमाणु की कक्षाओं में रहते हुए कक्षीय व चक्रण दो प्रकार की गतियां करता है तथा नाभिक की परिक्रमा करता रहता है।
नाभिक की परिक्रमा करता रहता है, नाभिक की परिक्रमा करता रहता है, नोट करते रहना साथ के साथ, परिक्रमा करता रहता है। किसकी परिक्रमा करता रहता है? नाभिक की। तो ये सामान्य सी जानकारी थी किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में सामान्य जानकारी है ये? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलो अगले कण की अब बात करते हैं हम लोग, प्रोटॉन की। तो आपको पता लग ही गया प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। तो देखिए, प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने खोज की। उसके बाद हम लोग बात करें तो है, इसको प्रोटॉन नाम देने का काम किया रदरफोर्ड। इसके कारण प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में कभी कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहली वरीयता आप किसको दोगे? रदरफोर्ड को। और दूसरी वरीयता आप किसको दोगे? गोल्डस्टीन को। इस बात का अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आंसर आपको रदरफोर्ड देना है। अगर कोई सा एक आता है तो आपका आंसर देना आसान हो जाएगा। या तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड कोई सा भी एक होगा, तो दोनों में से कोई सा एक जो है वो आंसर दे दोगे। लेकिन दोनों ऑप्शन में आते हैं, अलग अलग ऑप्शन में, तो पहली वरीयता किसको दोगे? रदरफोर्ड को। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1896 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें खोज के आवेश की बात करें। किसकी बात करें? आवेश की बात करें, अर्थात चार्ज की बात करें। तो आवेश या चार्ज जो होता है, प्रोटॉन का के ऊपर आवेश या चार्ज जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है संख्यात्मक रूप से। तो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस, संख्यात्मक रूप से तो आवेश बराबर है। लेकिन ये जो आवेश है ये धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था वो ऋणावेश था, ये धन आवेश है। बस ये फर्क होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश वाले कण हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन कैसा कण है? तो यह है धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है।
कैसा कण है? धनावेशित कण है। ठीक है, कैसा कण है? धनावेशित कण है। उसके बाद हम लोग बात करें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली पार्टिकल यानी धनावेशित कण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें द्रव्यमान की। किसकी बात करें? द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान यानी मास ये होता है 2 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है। वहाँ 10⁻, इलेक्ट्रॉन में 10⁻−31 किलोग्राम थी, यहाँ 10⁻−27 किलोग्राम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसका द्रव्यमान अधिक है। ठीक है, उसके बाद हम करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो यह नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ अंतराआण्विक बल द्वारा बंधा रहता है। एक तरीके से बाउंडेड करके रखता है ये बल, इनको स्थित रहता है। चलो, उसके बाद हम लोग बात करें प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के बारे में नॉर्मल जानकारी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूट्रॉन की। तो आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोटॉन के बारे में जानकारी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम न्यूट्रॉन के बारे में लिखेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, वो थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, ये बात तो क्लियर है। अब अधिक है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है 1.672 × 10⁻⁻27। इसके अंदर भाग देंगे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 9.1 × 10⁻31। तो जब भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 1837 गुना के लगभग। कितने गुना? 1837 गुना। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसको काम में लेते हैं। लगभग 1837 गुना अधिक होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान से, लेकिन सामान्यतः हम लोग लेते हैं कि लगभग कितने गुना? लगभग शून्यांक ले लेते हैं, लगभग 1840 गुना। कितने गुना काम ले लेते हैं? 1840 गुना, क्योंकि शून्यांक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो होता तो 1837 गुना है, लेकिन नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं कि लगभग 1840 गुना। तो नोट करके लिख लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1840 गुना अधिक होता है। लगभग 1840 गुना अधिक होता है। लगभग कितने गुना अधिक होता है? 1840 गुना अधिक होता है। चलो, यहाँ तक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की। और कब? 1932 में जाकर के न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। उसके बाद हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन के आवेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो आवेश होता है, आवेश जो है
जीरो। आवेश कितना होता है? जीरो होता है। अब आवेश जीरो है, इसका मतलब है कि न तो धनावेश इसके ऊपर है, न ही ऋणावेश इसके ऊपर है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, अर्थात आवेश का मान जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है या न्यूट्रल कण है। तो उदासीन कण बोल दीजिए, न्यूट्रल कण बोल दीजिए, आवेश रहित कण बोल दीजिए, या आवेश का मान जीरो, ये एक ही बात है। ये सब किसके बारे में है? न्यूट्रॉन के बारे में। तो मैं नोट करवा देता हूं आपको। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक आवेश रहित या उदासीन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल कण है। कैसा कण है? आवेश रहित कण है। लेकिन बात करें इसके द्रव्यमान की, किसकी बात करें? इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, लेकिन प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में इसका द्रव्यमान कुछ अधिक होता है। तो देखिए कितना होता है? 1.6 द्रव्यमान होता है, अर्थात यह परमाणु का सबसे भारी कण होता है। क्या होता है? यह परमाणु का सबसे भारी कण होता है। परमाणु का सबसे सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है ही, और सबसे भारी कण क्या है? न्यूट्रॉन है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। यह प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन सा बल काम करता है? अंतराण्विक बल। उस अंतराण्विक बल द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण नाभिक में बंधे रहते हैं, अर्थात नाभिक में स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सामान्य सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग हल्का सा देख लेते हैं। देखो, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि परमाणु है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम लोग वापस आ रहे हैं कि जो परमाणु है इतना छोटा कण है, एटम जो है इतना छोटा कण है तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये इतना छोटा कण भी 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु बना है। तो देखिए ये बात हमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 से मिलकर बना है, और हमने अब तक ये भी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, 10 की पावर -19 कूलाम, और न्यूट्रॉन
इसका मान 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार देखिए तो संख्यात्मक मान रूप से दोनों का आवेश बराबर है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, अर्थात इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार दोनों जो कण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों का जो चार्ज है मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस न्यूट्रॉन का पहले ही 0 है, इन दोनों कणों का भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर के पूरे परमाणु के ऊपर 0 होगा, अर्थात सामान्यतः एक परमाणु के ऊपर जो आवेश का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु पर आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु किस अवस्था, सामान्यतः किस अवस्था में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जब आवेश 0 है तो सामान्यतः एक परमाणु न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है, आवेश रहित अवस्था में पाया जाता है, अर्थात उदासीन अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग अब नोट कर लीजिए, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए। सामान्यतः परमाणु पर आवेश का मान 0 होता है। सामान्यतः परमाणु पर आवेश का मान 0 होता है। अर्थात परमाणु आवेश रहित या उदासीन अवस्था में पाया जाता है। अर्थात परमाणु आवेश रहित या उदासीन अवस्था में पाया जाता है। परमाणु आवेश रहित या उदासीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम छोटी छोटी दो बातें और चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। दो प्रकार के बलों की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पदार्थ पढ़ा है और पदार्थ के अंदर हमने ठोस पढ़ा है, द्रव पढ़ा है और गैस पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे ससंजक बल को और आसंजक बल को। तो पहले हम लोग ससंजक बल और आसंजक बल को देख लेते हैं। देखिए, फिर वापस परमाणु की संरचना पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं ससंजक बल। ससंजक बल कौन सा बल? ससंजक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। देखिए, ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स होता क्या है? देखो, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मान लीजिए आपने देखा कि बरसात के दिनों में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो बारिश के समय आपने देखा होगा कि जो छत होती है, कोई भी छत होती है, उस छत के नीचे की तरफ पानी की दो बूंदें एक दूसरे की ओर ट्रेवल करती है, आकर्षित होती है, और आकर्षित होकर के दो बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, जिसके कारण पानी टपकने लगता है कहीं भी। तो यही कौन सा बल है? ससंजक बल। अर्थात एक ही परमाणु, कैसे परमाणु? एक ही परमाणु की दो अणु जो है, एक ही परमाणु के दो अणु है ये, और ये एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होने के कारण एक पदार्थ बनता है। प्रकृति में जितने भी पदार्थों का निर्माण होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है, और इसी बल को हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ससंजक बल क्या है? एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। जैसे पानी की दो बूंदें एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर के बड़ी बूंद का निर्माण करती है, अर्थात इसी ससंजक बल के कारण पानी का, प्रकृति में जितना भी पानी है उसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने का कारण कौन सा बल है? ससंजक बल। और उसी के कारण प्रकृति के सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो ये होता है आपका ससंजक बल। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रकृति में सभी पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ससंजक बल के द्वारा। तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जैसे पानी की दो बूंदें एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर के, पानी की दो बूंदें एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर के जल का निर्माण करती है, जल का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, इसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों का निर्माण, इसी प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों का निर्माण ससंजक बल द्वारा होता है, ससंजक बल द्वारा होता है, ससंजक बल द्वारा होता है। लिख लिया आपने? ठीक है। अब देखिए, ससंजक बल का मान जो हमने पदार्थ की तीन अवस्थाएं, मूल अवस्थाएं पढ़ी और गैस पढ़ा, तो ससंजक बल का मान सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो देखिए, ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है, अर्थात ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच ससंजक बल सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक कौन से पदार्थों के? ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच ससंजक सर्वाधिक पाया जाता है। इसके कारण ठोस पदार्थ अपने अस्तित्व को बनाए रखने में क्या रहते हैं? सफल रहते हैं, बिखरते नहीं है। जबकि द्रव पदार्थों की बात करें तो द्रव पदार्थ में ससंजक बल पाया तो जाता है लेकिन कम पाया जाता है, ठीक है। और ससंजक बल कम होने के कारण द्रव पदार्थों को जहां हम डालते हैं उसी के अनुसार बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ससंजक बल पाया तो जाता है लेकिन ससंजक बल क्या होता है? कम पाया जाता है। और गैसीय पदार्थों की बात करें तो जिस किसी पात्र में गैस भरी हुई है उसका ढक्कन खोल देंगे तो गैस बिखर जाएगी, क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, न के बराबर होता है। इसके कारण गैसीय पदार्थ अपना अस्तित्व बनाने में सफल नहीं रह पाते हैं। तो ससंजक बल का मान नगण्य किसमें होता है? गैसीय पदार्थों में। तो नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठोस पदार्थों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है, ठोस पदार्थों में ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है, द्रव पदार्थों में ससंजक बल का मान कम होता है, द्रव पदार्थों में ससंजक बल का मान कम होता है, तथा गैसीय पदार्थों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, तथा गैसीय पदार्थों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, न के बराबर होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे आसंजक बल की। कौन? आसंजक बल की। तो देखिए, आसंजक बल क्या होता है? आसंजक बल, आसंजक बल जिसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। आसंजक बल, देखिए आसंजक बल होता क्या है? सबसे पहली बात हुई है, मैंने ससंजक बल में आपको बताया था कि एक ही पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है? ससंजक बल है। लेकिन अलग अलग पदार्थों के दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या है? आसंजक बल है। जैसे मान लीजिए स्याही है एक तरफ और कागज है। जब आप कागज के ऊपर किसी पेन को चलाओगे तो स्याही आकर्षित होगी, चिपकेगी किस पर? कागज पर। तो इसी स्याही कागज पर चिपकेगी तो अक्सर लिखना क्या होगा? संभव होगा। तो ये कौन सा बल है? आसंजक बल है। अर्थात जोड़ने वाला बल आसंजक बल या एडेसिव फोर्स कहलाता है, अर्थात जिसमें दो अलग अलग पदार्थों के अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि जब आप किसी कॉपी में किसी कागज़ पर पेन को चलाओगे तो पेन में भरी हुई स्याही अलग पदार्थ है और कागज़ अलग पदार्थ है, तो स्याही कागज़ पर चिपकेगी, कागज़ के साथ जुड़ेगी, जिसके कारण आपका जैसा आप अक्षर बनाना चाहते हैं वैसा अक्षर आपका छप जाएगा किस पर, कागज़ पर। तो स्याही और कागज़ दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, चिपक गए। उसी प्रकार जब आप लोग किसी बोर्ड पर चौक को चलाते हैं तो चौक बोर्ड पर चिपकता है, जिससे अक्षर लिखना संभव होता है। तो जितनी भी प्रिंटिंग प्रेसें हैं, यहाँ पर छपाई करना कौन से बल के द्वारा संभव है, आसंजक बल के द्वारा। हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि हमारे घरों की जो दीवारें होती है, क्या होती है, घरों की दीवारें होती है, तो दीवारों की पेंटिंग करते समय हम लोग पेंट जो होता है उसके अंदर फेविकोल डालते हैं। फेविकोल डालने का उद्देश्य होता है कि जो आसंजक बल है उसका मान बढ़ाया जा सके, ताकि पेंट और दीवार दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह चिपक सके। ठीक है, तो आसंजक बल अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। तो लिख लीजिए आप लोग, आसंजक बल क्या होता है। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। आसंजक बल कहलाता है। जैसे जैसे कागज पर पेन चलाने पर, कागज पर पेन चलाने पर स्याही कागज पर चिपकती है, स्याही कागज पर चिपकती है, जिसके कारण अक्षर लिखना संभव होता है, जिसके कारण अक्षर लिखना संभव होता है। तथा सभी छपाई मशीनें यानी प्रिंटिंग प्रेस आसंजक बल के कारण ही छपाई का कार्य कर पाती है। आसंजक बल के कारण ही छपाई का कार्य कर पाती है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। दीवारों पर पेंटिंग करते समय दीवारों पर पेंटिंग करते समय पेंट में फेविकोल मिलाया जाता है, फेविकोल मिलाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि पेंट दीवार पर आसानी से चिपक सके, पेंट दीवार पर आसानी से चिपक सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।